Assalamu alaikum students, biology class 9th and I'm your teacher Mrs. Zebati and the chapter name is cell and tissue और हम जो कर रहे हैं it is the cell organelles about the cell organelles it is the next lecture of cell organelles. इससे पहले हम कर चुके हैं nucleus and the parts of the nucleus. Now in this lecture we will study some other parts or some other cell organelles. The next cell organelle is mitochondria. It is very important part of the cell. The mitochondria are membrane-bound, self-replicating cytoplasm. Self-replicating मतलब खुद ही एक से दो में कन्वर्ट हो जाते हैं रेप्लिकेट करके एंड फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स. ये यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाए जाते हैं क्योंकि डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है तो ज़ाहिर प्रोकैरियोट्स में नहीं पाते, यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं. इसका शेप जो होता है वो बीज की तरह होता है, बीन लाइक ग्रैन्युलर इन शेप. स्ट्रक्चर ये तकरीबन हर माइटोकॉन्ड्रिया दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है. एक डबल मेम्ब्रेन होती है. अच्छा, डबल मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है, एक इनर एंड दूसरा आउटर. आउटर स्मूथ एंड इनर फोल्डेड. आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है जबकि इसका इनर मेम्ब्रेन जो होता है फोल्डेड होता है, यानी लिपटा हुआ, बहुत सारे फोल्ड्स में लिपटा हुआ होता है. इसको क्रिस्टी कहा जाता है. अच्छा, क्रिस्टी के अंदर फ्लूइड पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर. इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, इसको मैट्रिक्स कहते हैं. द फ्लूइड इज़ नोन एज मैट्रिक्स. तो डबल मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स पर मुश्तमिल होता है इसका स्ट्रक्चर. अच्छा, इसके बाद ये देखिए, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अब यहाँ देखें, दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन है ये रहा आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरा ये इनर मेम्ब्रेन है, ये फोल्डेड है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है. अच्छा, इसके अंदर ये जो फ्लूइड है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं. दिस वन इज़ द मैट्रिक्स. ठीक. अच्छा, ये क्रिस्टीज इसके अंदर क्रिस्टीज पाए जा रहे हैं. ये फोल्डिंग को हम, इस फोल्डेड को, इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स होते हैं उसको क्रिस्टी कहा जाता है. और ये जो लिक्विड प्रेजेंट है इट इज़ मैट्रिक्स. ठीक है. अच्छा, इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं. ये आपको देख रहे हैं यहाँ पर ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर एटीपी सिंथेटिक पार्टिकल्स पाया जाता है. ठीक है. तो ये पूरा स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का. इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं. फंक्शन क्या है ये देखें आप, शेप इसका देखिए बीन शेप्ड, इट इज़ बीन, बीज की तरह का है. इसका फंक्शन क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. आपको पता है कि यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया ही में ग्लूकोज जो है बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये एनर्जी सप्लाई करता है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन का ये साइट है. यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन यानी जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है. अच्छा, इन एरोबिक रेस्पिरेशन दे स्टोर मेटाबॉलिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल. ये आप देख रहे हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स. तो एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई वो एटीपी मॉलिक्यूल्स की सूरत में यहाँ पर स्टोर हो गया. सिंस माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर्स एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल, इट इज टर्म्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. चूँकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है इसलिए हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया की क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल. सही है. अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनेल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है, ये पूरे सेल्स के अंदर स्कैटर्ड होता है. ये इट इज़ द ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, हॉलो ट्यूब्स होते हैं. द नेटवर्क मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. पूरे सेल के अंदर ये स्कैटर्ड होता है, बिखरा हुआ होता है. अच्छा, ये डबल मेम्ब्रेन, चूँकि ये भी डबल मेम्ब्रेन है इसलिए यूकैरियोट्स में ही पाया जाता है, प्रो में नहीं पाया जाता. तो ये जो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि कंसिस्टिंग ऑफ अ नेटवर्क ऑफ हॉलो ट्यूब्स, ये ट्यूब्स पे मुश्तमिल होता है जो हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं, और फ्लैटन शीट्स एंड राउंड सैक्स पे मुश्तमिल होता है. फंक्शन क्या है इसका, ये प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है. दूसरा, सरफेस एरिया ऑफ सेल रिएक्शन को, सेल के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है. इट सर्व्स एज अ कंडक्टिव ट्यूब सिस्टम. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल ड्यू टू इट्स ब्रांचिंग नेटवर्क.
क्योंकि ये पूरे सेल्स के अंदर ये फैला हुआ होता है, इसलिए ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल, ठीक है। अच्छा, ये जो है दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर वन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक। तो स्मूथ में क्या होता है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, सो इट इज़ कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन क्या है इसका? काम ये होता है कि प्रोटीन लिपिड के सिंथेसिस इसका ताल्लुक होता है, जैसे ऑयल, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स, इसके सिंथेसिस इसका ताल्लुक होता है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का भी रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा फंक्शन जिसका ये है कि कैल्शियम के कंसनट्रेशन को ये रेगुलेट करता है एंड डिटॉक्सिफिकेशन, जिससे में मुख्तलिफ केमिकल से जो जहरीले असरात मुरतब हो सकते हैं, तो ये उसको ख़त्म करता है। ड्रग्स के यानी मेडिसिन के जो मौलिक असरात हो सकते हैं, तो ये इनको ख़त्म करता है। इट इज़ कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, कवर्ड विद राइबोसोम्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं, और चूँकि इसका अपीयरेंस राइबोसोम्स की वजह से रफ़ हो जाता है, इसलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका क्या फंक्शन है कि ये भी प्रोटीन सिंथेसिस का ताल्लुक है। दूसरा कि ये मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन से इसका ताल्लुक है। और तीसरा जो इसका फंक्शन ये है कि इट इन द मेम्ब्रेन इंक्रीजेज द सरफेस एरिया allowing more ribosomes to be present in the endoplasmic reticulum, allowing greater protein synthesis। ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है राइबोसोम्स को, ताकि ये इसके ऊपर स्टे करें। और जाहिर है जितना ज़्यादा राइबोसोम स्टे करेगा तो उतनी ही ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ये देखें आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दिस वन, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के करीब अब इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो ये कौन से हो गए? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और चूंकि ये एम्प्टी है, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आप देखिए ये हॉलो ट्यूब्स हैं, ये सब इसके अंदर कुछ नहीं है, हॉलो है, खोखले ट्यूब्स हैं। पूरे साइटोप्लाज्म में ये स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के करीब, न्यूक्लियर एनवेलप के करीब भी इसे स्टार्ट हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये खाली है, एम्प्टी है, ठीक। तो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूरे सेल के अंदर बिखरे होते हैं। चूँकि जो पूरे सेल के अंदर बिखरे हैं, सेल को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। अब आइए राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं दाने के बराबर, और साइटोप्लाज्म में होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं, या फिर स्कैटर्ड फ्रीली भी पाए जाते हैं, बिखरे हुए भी होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाए जाते हैं। किसमें? रफ एंडोप्लाज्म पे। इसकी क्या कंपोजिशन? एक्चुअली आरएनए होते हैं। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। फंक्शन इनका क्या है कि दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल। सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, यानी मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स को जोड़कर बॉडी को जिस किस्म के प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो ये राइबोसोम जो है यही सिंथेसिस करता है प्रोटीन की सेल के अंदर, ठीक है। तो ये सेल किसको प्रोवाइड करता है? डेफिनेटली ये बॉडी को प्रोटीन सप्लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, तो बेटा ये आपका राइबोसोम तक का लेक्चर हो गया। तो हमने ये, चूँकि सेल ऑर्गेनिज्म डिटेल टॉपिक है, तो ये तकरीबन 3 से 4 लेक्चर तक जाएगा। तो 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर अबाउट द सेल ऑर्गेनिल्स है, और नहीं, ये दूसरा लेक्चर है सेल ऑर्गेनिल्स का। इससे पहले न्यूक्लियस का था, और इससे पहले हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन इसका किया था। तो अब अगले 2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा द होल टॉपिक ऑफ सेल ऑर्गेनिल। ओके।